वेलकम टू फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस। आज 7 फरवरी है। आज की पहली खबर जो है वो वेदांता इंटरनेशनल जिंक बिजनेस सेल के साथ जुड़ी हुई है। वेदांता रिसोर्सेस ने ये प्रपोजल रखा है कि इंटरनेशनल जिंक की जो एसेट्स हैं वो इंडियन सब्सिडियरी हिंदुस्तान जिंक यानी कि HZL को $3 बिलियन में बेचने का जो एक प्रपोजल है, इस पर भारत सरकार ने एक ऑब्जेक्शन उठाया है। अब HZL जो है ये पहले सरकारी कंपनी थी, 2 दशक पहले इसको प्राइवेटाइज किया गया और आज HZL में सरकार का जो स्टेक है ये है 29.54%। अब सरकार ने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि ये जो एसेट्स बेचने की बात है तो इसकी वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है। इसी के साथ साथ अगर हिंदुस्तान जिंक जो है वो ये एसेट्स खरीदेगी तो हिंदुस्तान जिंक की शेयर प्राइस जो है वो कम होगी, इसके कैश जो हैं वो कम हो जाएंगे। कैश का जो स्टॉक है इसके पास, जो कैश पैसे पड़े हैं वो भी हिंदुस्तान जिंक के कम हो जाएंगे और इसकी वजह से इसकी वैल्यूएशन जो है, शेयर की वैल्यूएशन वो कम हो जाएगी। अब सरकार इसका ऑब्जेक्शन क्यों कर रही है? द रीज़न इज़ कि इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट पहले रखा था दैट वाज 65,000 करोड़ रुपीस, फिर सरकार ने इसको कम करके 50,000 करोड़ रुपीस कर दिया है। दोस्तों, आपने ये साल का जो बजट वाला लेक्चर है वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि सरकार ने जो लेटेस्ट आंकड़ा रखा है नेक्स्ट ईयर का, यानी कि अप्रैल 2023 से मार्च 24 का जो टारगेट है ये 51,000 करोड़ रुपीस रखा है। और करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है तो इसमें मार्च महीने से पहले 50,000 करोड़ रुपीस का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है। अभी तक सरकार को 31,107 करोड़ रुपीस मिल चुके हैं डिसइन्वेस्टमेंट से, और मार्च से पहले HZL का जो अपना स्टेक है 29.54% वाला सरकार बेचकर उसमें से पैसे जो हैं वो हासिल करने वाली हैं। तो अगर ये HZL वाली डील हो जाएगी तो इसकी वैल्यूएशन कम होगी तो सरकार को उतने पैसे कम मिलेंगे। तो दैट्स द रीज़न कि सरकार जो है उसने ऑब्जेक्शन उठाया है। CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये रहा चाइना, ये रहा पाकिस्तान, और यहाँ से ये एक कॉरिडोर स्टार्ट होता है जो भारत से एंटर होते हुए फिर पाकिस्तान एंटर होता है, ये CPEC। और ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो उससे एंटर होता है। भारत ने इसका विरोध किया है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि भारत जो है वो चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, राइट, इसका पार्ट नहीं बना और इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि भारत ने बताया था कि ये आप CPEC बना रहे हैं वो हमारे एरिया से गुजर रहा है, आपने हमसे परमिशन नहीं ली। और चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया था कि फ्यूचर में जिसके पास POK होगा उसके साथ हम नेगोशिएट कर लेंगे, लेकिन अभी हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो भारत ने हमेशा इसका विरोध किया। अब चाइना जो है अपना पेट्रोल जो है वो यहाँ से मंगवाता है तो इतने सारे एरिया से गुजर कर यहाँ पर आता है, लेकिन अगर ग्वादर पोर्ट से डायरेक्टली या CPEC के माध्यम से चाइना जो है वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना चाहता है। इसी के साथ साथ इसके स्ट्रेटेजिक कुछ पहलू भी हैं कि भारत पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। पाकिस्तान और चाइना जो है वो ऑल वेदर फ्रेंड्स बन गए एक्सेट्रा। अब ये CPEC को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। चाइना ने पाकिस्तान को $9.5 बिलियन का पैकेज देने की एक प्रॉमिस की है, लेकिन ये झटका ऐसा लगा है क्योंकि ईरान जो है उसने ये CPEC जो ग्वादर पोर्ट का एक ग्वादर पोर्ट से लिंक्ड है, तो ईरान ने ये कहा है कि अब वो ये बलूचिस्तान प्रोविंस जो पाकिस्तान में है, जिसमें ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान में आता है, तो ईरान ने कह दिया है कि वो पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेगा। और ग्वादर पोर्ट जो है इसको जेवल ऑफ द क्राउन भी कहा जाता है व्हेन इट कम्स टू CPEC। तो ग्वादर पोर्ट एक की पिलर है CPEC का, और ये जो पावर सप्लाई है उसको प्रोवाइड करने से मना कर दिया है ईरान ने, तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। ट्रेडिशनली 100 मेगावाट पावर जो है, ये मकरान डिवीज़न जो है पाकिस्तान का, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ईरान सप्लाई करता आया है। तो ये CPEC यानी कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक 86% तक पहुंच गया है प्री कोविड लेवल की बात करें तो। पहले प्री कोविड लेवल में 2019 या फिर 2020 में जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो अब 86% जितना ट्रैवल जो है वो हमें देखने को मिला है। ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA
ने कहा है कि टोटल ट्रैफिक इन 2022 मेजर्ड इन रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर्स या फिर आरपीके रोज 64.4% कंपेयर टू 2021 से 64.4% इंक्रीज हुआ है. It also said that globally full year 2022 traffic was 68.5% of pre-pandemic 2019 levels, while December 2022 total traffic rose 39.7%. आईटी सर्विसेज जो हैं इसका ग्रोथ स्लो डाउन होगा, राइट. आईसीआरए ने कहा है कि नियर टू मिड टर्म में देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स की वजह से आईटी सेक्टर उतना स्पेंड नहीं करेगा और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनको जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो हायरिंग भी कम होगी. और फाइनेंशियल ईयर 2022 में ऑलरेडी एक्सेसिव कैपेसिटी जो है वो डेवलप कर ली है, तो जितनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट होनी थी वो 2022 में हो गई. अब आने वाले भविष्य में उतनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो है वो आईटी सेक्टर में नहीं होगी, क्योंकि आईटी सेक्टर ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से, मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स की वजह से स्लो डाउन करेगा. आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ऑयल फर्म है, उसने ये डिसाइड किया है कि वो 100 मिलियन ऐसी मिनरल वाटर की बोटल्स, कोल्ड ड्रिंक और दूसरी पेट बोटल्स हैं तो उसको रिसाइकल करेगा, राइट. और जो पेट्रोल पंप्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसीज के जो लोग हैं तो उनका जो यूनिफॉर्म है वो भी इको फ्रेंडली यूनिफॉर्म आईओसी बनाने वाला है. द फर्म ऑल्सो रोल्ड आउट एन इंडोर कुकिंग स्टोव. इसको प्रधानमंत्री साहब ने लॉन्च किया था, आपको याद होगा, इसको हमने न्यूज़ में भी डिस्कस किया था. और ये एक ऐसा इंडोर कुकिंग स्टोव है जो सोलार और गैस दोनों से चलता है. इंडिया ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर का ये कहना है. फाइनेंशियल ईयर 24 का जो बजट है ये प्रोडक्टिविटी और हायर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा. ग्लोबल डाउनटर्न चल रहा है लेकिन भारत जो है वो अच्छी दिशा में, सही दिशा में अच्छा ग्रोथ करेगा. 6% के आसपास ग्रोथ जो है वो फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत रजिस्टर करेगा. और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी के यूनिवर्स को देखें तो इसमें भारत जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमें दिखा रहा है और आने वाले 3-4 सालों के लिए भारत का जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा. एसएनपी के जो सॉवरिन एनालिस्ट हैं एंड्रयू वुड, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट की वजह से एक वर्चुअस साइकिल जो है वो स्टार्ट होगी, कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा और सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन आएगा और भारत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर पाएगा. इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो सरकार ने 5.9% रखा है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, तो ये धीरे धीरे करके कम होगा. और अभी सरकार के ऊपर कर्ज जो है वो थोड़ा ज़्यादा है और जब सरकार पर कर्ज ज़्यादा होता है दैट मीन्स कि उनको उतना इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है. तो ये एक चीज़ ऐसी है जो थोड़ी नेगेटिव है इंडिया की. लेकिन जो बजट है, बजट में ग्रेजुअल फिस्कल कंसोलिडेशन की बात की है कि धीरे धीरे करके 2025-26 तक पहुंचते पहुंचते ये फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4-5% के आसपास सरकार जो है वो अचीव करने वाली है. इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने 3 वर्किंग ग्रुप्स अनाउंस किए हैं अंडर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल. ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को और ज़्यादा डीप करने के लिए इसको गठित किया था, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को. और अब ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत 3 वर्किंग ग्रुप्स काम करेंगे. ये वर्किंग ग्रुप्स जो हैं ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल कनेक्टिविटी, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज और ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड रेजिलियंट वैल्यू चेन्स पर काम करने वाले हैं. ये वर्किंग ग्रुप जो है वो पहली काउंसिल की मीटिंग की तैयारी करेगा और ये मीटिंग जो है ये EU इंडिया समिट जो स्प्रिंग 2023 में होगी उससे पहले ये वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो हो जाएगी. और एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बारे में भी डिस्कशन हुई है कि हर साल एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी दोनों ग्रुप्स के बीच में, EU और इंडिया के बीच में. और एक टाइम पर ये यूरोप में होगी, एक टाइम पर इंडिया में होगी. तो अल्टरनेटिवली हर साल ऐसे मीटिंग्स जो हैं वो चलती रहेगी. भारत के लिए ये पहला सेटअप है. भारत पहली बार एक ग्रुप के साथ, EU के साथ ऐसी सिस्टम में आगे बढ़ रहा है. और यूरोपियन यूनियन ने इससे पहले USA के साथ ऐसा सेटअप किया है. यूरोपियन यूनियन के लिए भारत जो है वो सेकंड ऐसा देश है जिसके साथ उन्होंने इस प्रकार की चीज़ जो है वो सेटअप की है. एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज फाइनेंशियल न्यूज़. दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ऑलरेडी न्यूज़ वाला वीडियो जो है वो डिलीवर हो चुका है, फिर एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला लेक्चर भी आ गया है. दिस वन इज़ फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस वाला लेक्चर. तो ये 3 लेक्चर जो हैं
ये आपका जो एवरीडे का जो करंट अफेयर्स का डोज है, जिसमें न्यूज़ आ गए, एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स आ गए और इकोनॉमिकल न्यूज़ आ गए, तो ये तीनों को तीनों फुलफिल करता है क्यूरियसली एजुकेशन। ठीक है, सो इन तीनों वीडियोस को हर रोज़ ज़रूर देखिएगा एंड आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।